हेलो गाइज, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि बायोलॉजी के क्वेश्चन से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक या दो क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। पैरामेडिकल की दृष्टि से देखें तो और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो इसका है ना स्कोप बहुत बड़ा होता है। तो अच्छे से वीडियो देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, है ना। लास्ट में हम हर एक डिजीज़ का, है ना, जैसे कवक हो गया, विषाणुजनित हो गया, जीवाणुजनित रोग हो गया ना, इस सभी का ट्रिक देंगे। तो आप लोग है ना पूरा वीडियो देखिएगा ना। इससे पहले हमारे इस सेशन को स्टार्ट करें, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ना, और वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रोग प्रोटोजोआ के कारण नहीं होती है। इसमें बोल रहा है कि नहीं होती है, प्रोटोजोआ के कारण नहीं होती है। तो पेचिस हो सकता है क्या, ये कालाजार हो सकता है क्या, पायरिया हो सकता है क्या, गंजापन हो सकता है क्या। तो क्वेश्चन है कि पेचिस के कारण नहीं होता है, तो इस प्रोटोजोआ के कारण नहीं होता है। तो इसमें से गंजापन जो है ना, गंजापन जो है प्रोटोजोआ के कारण नहीं होता है। तो प्रोटोजोआ किसके कारण होने वाला रोग है, यह कवक के कारण होने वाला रोग है। इसका आंसर की बात करें तो है ना, कवक कवक के कारण होने वाला रोग है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में फंगी भी बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पेचिस रोग के लिए कौन सी प्रोटोजोआ उत्तरदायी है। हाँ, इसका आंसर देने की कोशिश करें आप लोग, है ना, कि पेचिस रोग के लिए कौन सी प्रोटोजोआ उत्तरदायी है। क्या एंटामीबा हिस्टोलिका है, क्या यह प्लाज्मोडियम है, क्या लिस्मेनिया है, या ट्रिपेनोसोमा है। इसका आंसर देने की कोशिश करें आप लोग, है ना। पेचिस रोग के लिए कौन सी प्रोटोजोआ उत्तरदायी है ना, इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर जो होगा वह है एंटामीबा हिस्टोलिका, है ना। एंटामीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ से क्या होता है, पेचिस नामक रोग होता है। प्लाज्मोडियम, है ना, अन्य ऑप्शन में देखते हैं प्लाज्मोडियम यानी बी नंबर में जो है, इससे है ना मलेरिया नामक रोग होता है। ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा से कौन सी बीमारी होती है, या निंद्रा नामक बीमारी होती है ट्रिपेनोसोमा के कारण। ये सभी क्या है, तो ये सभी है ना प्रोटोजोआ के भाग हैं, यानी कि प्रोटोजोआ हैं ये सब। एंटामीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, ट्रिपेनोसोमा हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, डेंगू रोग वाहक है, यानी कि इनमें से किस मक्खी के काटने से डेंगू रोग नामक बीमारी होती है। क्या घरेलू मक्खी है, बालू मक्खी है, एडिस मक्खी है, सीसी मक्खी है। इसका आंसर देने की कोशिश करें आप लोग, है ना। डेंगू रोग वाहक कौन सी मक्खी हो सकती है, तो इसका राइट जो आंसर होगा वह है एडिस मक्खी, है ना। एडिस मक्खी के कारण क्या होती है, काटने से डेंगू नामक बीमारी होगी है। देखिए सबका कारण प्रोटोजोआ ही है ना। इस पर क्या होती है, एडिस मक्खी के जो निकुले भाग होते हैं उस पर प्रोटोजोआ बैठ जाते हैं। जब भी वह हम लोगों को काटते हैं तो उसी के सहारे प्रोटोजोआ जाते हैं, जिससे हम लोगों को क्या हो जाती है, डेंगू नामक बीमारी हो जाती है या अन्य बीमारी हो जाती है। तो बात करें घरेलू मक्खी से, है ना, यह जो होता है मलेरिया नामक रोग होती है। और सीसी मक्खी, बालू मक्खी, है ना, जिसको हम लोग सिकता मक्खी भी बोलते हैं, इसके काटने से कौन सी बीमारी होती है, कालाजार नामक बीमारी होती है। उसके बाद करें सीसी मक्खी की बात, है ना, इससे क्या होती है, नींद की बीमारी होती है ना। और इसका प्रोटोजोआ कौन सा है, ट्रिपेनोसोमा है, अभी ही बताए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक्जिमा, एथलीट फुट और दाद रोग के लिए उत्तरदायी है, कौन सा जीव उत्तरदायी है। क्या प्रोटोजोआ है, क्या अमीबा है यानी कवक है, या मच्छर है, या बैक्टीरिया है। एक्जिमा, एथलीट और दाद रोग के लिए कौन सी जीव उत्तरदायी है। आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करें। प्रोटोजोआ होगा, कवक होगा, मच्छर हो गया, या बैक्टीरिया होगा। इसका क्या आंसर होना चाहिए। इसका जो उत्तर होगा वह है कवक, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। कवक के कारण क्या होती है, एक्जिमा, एथलीट और दाद रोग होता है। इसका जो है ना कवक के कारण और कौन कौन सी रोग होती है, तो आप लोग नोट करें, है ना। ए दाद खाग, ए दाद खाग, ए से एक्जिमा, एथलीट, है ना, दा से दमा, दा से दाद, द से दमा, खा से खसरा, ग से गंजापन, है ना। ये सभी क्या है, ए दाद खाग, इसका ट्रिक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है आयरन यानी लोहा के प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है ना। आयरन की प्रदूषण से कौन सी बीमारी हो सकती है। सिरोसिस, ब्लू बेबी सिंड्रोम, मिनी माता, वाइट फुट, इनमें से कौन सा आंसर होना चाहिए। आप लोग आंसर देने की कोशिश करें। आयरन के प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है। क्या यह सिरोसिस है, क्या ब्लू बेबी सिंड्रोम है, या मिनी माता है, या वाइट फुट है। कौन सा आंसर इसका होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा वह सिरोसिस है ना। लोहा यानी आयरन के प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है, तो सिरोसिस नामक बीमारी होती है। बात करें ब्लू बेबी सिंड्रोम है ना, ब्लू बेबी सिंड्रोम यह किसके कारण होती है। आप लोगों को पता है यह किसके कारण होती है। यह होता है नाइट्रेट जानते होंगे आप लोग है ना। नाइट्रेट के कारण क्या होती है, इसके प्रदूषण से ब्लू बेबी सिंड्रोम होती है। मिनी माता, इसके बारे में पिछले वीडियो में भी बताए हैं। मिनी माता जो ना पारा के कारण होती है, पारा के HG जिसका संकेत है पारा, इसके कारण क्या होती है, मिनी माता रोग होती है। वाइट फूड है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी, वाइट फूड किसके कारण होती है, या आर्सेनिक के कारण होती है। आर्सेनिक के प्रदूषण के कारण क्या होती है, वाइट फूड नामक बीमारी होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संचारित रोग है। आपको आंसर देना है। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग है। क्या यह सिफिलिस है, क्या गोनेरिया है, या AB दोनों, या निमोनिया। कौन सी बीमारी है ना यौन संचारित रोग है। तो इसका आंसर देने की कोशिश करें आप लोग। सिफिलिस, गोनेरिया, AB दोनों, या निमोनिया। इसका क्या आंसर हो सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह सी, ऑप्शन नंबर सी, सिफिलिस और गोनेरिया जो है क्या है, या यौन संचारित रोग है। निमोनिया जो है यह जो है ना जीवाणुजनित रोग है। निमोनिया याद रखिएगा आप लोग है ना, निमोनिया जो है जीवाणुजनित रोग है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है लिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है, यानी वायरस के कारण फैलता है। कौन सा रोग जो है वायरस के कारण फैलता है ना। क्या यह एड्स है, क्या यह पोलियो है, या ट्रेकोमा है, या इनमें सभी। कौन सा आंसर होना चाहिए। हाँ तो कमेंट करें आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होने वाला रोग है। एड्स होगा, या पोलियो होगा, या ट्रिकोमा होगा, या इनमें सभी होगा। तो इसका राइट आंसर देने की कोशिश करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। एड्स भी होगा, पोलियो भी होगा, ट्रेकोमा भी होगा। तो आप लोग को कमेंट में बताना है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है और पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है ना। आपको आंसर देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। इसके पहले भी हम बता चुके हैं तो आप लोग को आंसर देने में आसानी होगी ना। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। लोहा या सिरोसिस के लोहा से सिरोसिस होता है, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, पारा से मिनी माता होता है, तांबा से इटाई है ना। तो आप लोग को आंसर देना है किसके प्रदूषण से कौन सा बीमारी होता है। लोहा से सिरोसिस, या नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम, पारा से मिनी माता, तांबा से इटाई, इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो है ना, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इटाई नहीं होता, तांबा के प्रदूषण से इटाई नामक बीमारी नहीं होता है। तो कौन सी बीमारी होती है, तो है ना विल्सन नामक बीमारी होती है। याद रखिएगा आप लोग है ना, विल्सन नामक बीमारी होती है। तांबा के प्रदूषण से विल्सन नामक बीमारी होती है। और इटाई कैडमियम के कारण होती है। पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। इटाई जो है ना बीमारी है जो किसके कारण होती है, कैडमियम प्रदूषण के कारण होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है डिप्थीरिया नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है ना। डिप्थीरिया नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है। क्या यह मुंह को प्रभावित करता है, या गला को, या आंत को, या फेफड़ा को। इसका राइट आंसर देने की कोशिश करें। डिप्थीरिया नामक रोग है ना किस अंग को प्रभावित करता है, मुंह को, गला को, आंत को, या फेफड़ा को। इसका राइट आंसर दिए आप लोग है ना। इसका जो राइट आंसर होगा वह गला को, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोग का करेक्ट आंसर होगा ना तो मुंह को करता, ना तो आंत को करता, ना तो फेफड़ा को करता, या किसको प्रभावित करता है, गला को करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रोग के लिए BCG और DOT का टीका लगाया जाता है ना। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी रोगों के लिए BCG और DOT का टीका लगाया जाता है। क्या यह टिटनस है, क्या यह काली खांसी है, या TB या ट्यूबरकुलोसिस जिसे बोला जाता है, या डिप्थीरिया है। कौन सा आंसर होना चाहिए, टिटनस, काली खांसी, TB या डिप्थीरिया। इसका आंसर दें आप लोग, है ना। इसका क्या आंसर होना चाहिए, टिटनस, काली खांसी, TB या डिप्थीरिया। इसका जो राइट आंसर होगा वह है TB, जिसको हम लोग ट्यूबरकुलोसिस है ना, TB का जो वाहक होती है, यानी जो जिस जीवाणु के कारण होती है उसको ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु बोला जाता है, जिसके है ना, जिसमें BCG और DOT, BCG जो है छोटे बच्चों के लिए होता है और DOT जो होता है ना यह अडल्ट के लिए होता है। एडल्ट मतलब जानते हैं ना आप लोग, युवा होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सिजोफ्रेनिया, है ना। सिजोफ्रेनिया जो एक विषाणु जनित रोग है या मानव के यह जो है किस अंग को प्रभावित करता है। यहाँ यह होना चाहिए, गलती से यह लिखा गया है, सॉरी फ्रेंड्स ना। सिजोफ्रेनिया जो एक विषाणु जनित रोग है या मानव को किस अंग को प्रभावित करता है, यह होना चाहिए ना। यह किस अंग को प्रभावित करता है, क्या यह गुर्दा को प्रभावित करता है, क्या तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, या गला को, या हृदय को। इसका क्या आंसर होना चाहिए, सिजोफ्रेनिया जो एक विषाणु जनित रोग है यह किस अंग को प्रभावित करता है। इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा वह है तंत्रिका तंत्र, है ना। यह क्या करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसमें क्या होता है कि आदमी का याददाश्त कमज़ोर हो जाता है और गुस्सा ज़्यादा आता है, वह अपने यादों में खोया रहता है ना। भावनाओं की बीमारी हो जाता है, गलत भावनाएं मन में जगती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है। इसमें से आपको बताना है कौन सा निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग नहीं है। क्या इसका आंसर प्लेग होगा, या पोलियो होगा, हेपेटाइटिस होगा, या चेचक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है, पूछ रहा है विषाणु जनित रोग नहीं है। क्या होना चाहिए इसका आंसर, कमेंट करें आप लोग, इसका आंसर क्या होना चाहिए, है ना। विषाणु जनित रोग नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वह है प्लेग, है ना। प्लेग जो है विषाणु जनित रोग नहीं है। यह किसके कारण फैल होती है, तो यह होती है जीवाणु के कारण, है ना, जीवाणु के कारण होती है। चलिए हम आपको, है ना, ट्रिक बताते हैं जीवाणु से होने वाले बीमारियों के। आप लोग नोट कीजिएगा अपने कॉपी में, है ना, किसके कारण जो है ना जीवाणु का रोग, यानी जीवाणु के कारण कौन कौन से रोग होते हैं। आप लोग लिखिएगा डीप सिटी का कुटनी है। हाँ फ्रेंड्स लिखिएगा डीप सिटी का कुटनी है ना, नोट कीजिए डीप सिटी का कुटनी है। डी से होगा डिप्थीरिया, प से होगा प्लेग या काली मौत, सी से होगा सिफिलिस और गोनोरिया, डी से होगा टिटनस, क से होगा काली खांसी या DTP जिसके लिए टीका लगाया जाता है ना। क से होगा काली खांसी, को से होगा कुष्ठ रोग, ट से होगा टाइफाइड, नी से होगा निमोनिया। आप लोग याद रखिएगा, है ना। एक बार और ट्रिक दोहरा देते हैं, डीप सिटी का कुटनी है, डीप सिटी का कुटनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। प्लेग को छोड़कर बाकी बात क्या है, पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, चेचक हो गया, ये सभी क्या है विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग का भी हम लोग, है ना, क्या करेंगे, आपको ट्रिक बताएंगे। और आप लोग चिंता न करें, है ना, जब आपको PDF दिया जाएगा सारी ट्रिक आपको उसी में PDF में लिखा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है हमारा, बर्फीले क्षेत्रों में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। इसका आंसर दें आप लोग, है ना। बर्फीले क्षेत्रों में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। क्या यह मोनोजाइटिक कहलाते हैं, या मेसोफाइटिक कहलाते हैं, हाइड्रोफाइटिक कहलाते हैं, या होलोफाइटिक कहलाते हैं। इसका क्या आंसर होना चाहिए, बर्फीले क्षेत्रों में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। आंसर करें आप लोग ना, बर्फीले क्षेत्रों में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। क्या आप लोगों को पता है बर्फीले क्षेत्रों में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो यह कहलाते हैं मेसोफाइटिक, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट होगा, मेसोफाइटिक, है ना। मोनोजाइटिक तो इसमें ऐसा कुछ होता ही नहीं है
या एक दूसरा चीज़ है बीमारी है। मोनोजाइटिक क्या है? बीमारी है। लेकिन मेसोफाइटिक क्या है? बर्फीले क्षेत्रों में उगने वाले पौधे हैं ना। अगले बात करें तो होलोफाइटिक है ना, ऑप्शन नंबर डी होलोफाइटिक। तो यह लवणीय जल में उगने वाले पौधे होते हैं। होलोफाइटिक किसे कहते हैं? जो लवणीय जल में उगते हैं ना पौधे, उसको होलोफाइटिक बोलते हैं। हाइड्रोफाइटिक जो जल में उगते हैं है ना, शुद्ध जल में उगते हैं ना, उसको हाइड्रोफाइटिक बोले जाते हैं। मोसोफाइटिक किसको बोलेंगे? जो बर्फीले क्षेत्रों में उगेंगे। हाइड्रोफाइटिक किसको बोलेंगे? जो जल में उगेंगे है ना। हेलोफाइटिक किसको बोलेंगे? जो लवणीय जल में उगेंगे ना, जैसे समुद्र हो गया, इसमें जो है ना होलोफाइटिक उगता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन से पौधे जीरोफाइटिक कहलाते हैं? इससे पहले भी हम बताए हैं, इसके बारे में तो नहीं बताए हैं लेकिन बता चुके हैं। इनमें से है ना कौन से पौधे जीरोफाइटिक कहलाते हैं? क्या यह मरुस्थल में पनपने वाले पौधे हो सकते हैं? या पौधे की जगह हार्दिक लिखा गया है, इसको काट दीजिए आप लोग है ना। क्या पानी में पनपने वाले पौधे हैं? क्या चट्टानों पर पनपने वाले पौधे हैं? इनमें से कोई नहीं। क्या होना चाहिए इसका आंसर है ना? पौधे जीरोफाइटिक कहलाते। कौन से पौधे जीरोफाइटिक कहलाते हैं? या मरुस्थल में, या पानी में पनपने वाले, या चट्टानों में पनपने वाले, इनमें से कोई नहीं। क्या होना चाहिए इसका आंसर? तो राइट आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मरुस्थल में पनपने वाले पौधे है ना। मरुस्थल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो जीरोफाइटिक कहलाते हैं। पानी में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? इससे पहले भी बताए हैं, तो हाइड्रोफाइटिक कहलाते हैं। चट्टानों पर पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो यह लिथोफाइटिक कहलाते हैं। चट्टानों पर पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? लिथोफाइटिक कहलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम में होता है। अगला प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम में होता है। आंसर करें आप लोग है ना। डाउन सिंड्रोम में होता है, सॉरी फ्रेंड्स ना, इसका आंसर करें आप लोग है ना। डाउन सिंड्रोम में होता है। क्या होना चाहिए इसका आंसर? डाउन सिंड्रोम में होता है। क्या 46 गुणसूत्र होते हैं इसमें? क्या 45 गुणसूत्र होते हैं? 47 गुणसूत्र होते हैं? या इनमें से कोई नहीं? डाउन सिंड्रोम जो होता है ना, यह जेनेटिक्स डिसऑर्डर है ना। सर नहीं पढ़ाए हैं इसके बारे में, लेकिन आप लोग जान लें, प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया क्वेश्चन है ना सिंड्रोम को लेकर, तो आप लोग भी याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग है ना 12th स्तरीय हैं, तो ये सब क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। डाउन सिंड्रोम में होता है 46 गुणसूत्र होते हैं, या 45 गुणसूत्र होते हैं, या 47 गुणसूत्र होते हैं? तो डाउन सिंड्रोम जो होते हैं ना 47 गुणसूत्र होते हैं है ना। इसका आंसर याद रखिएगा। डाउन सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? 47, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि बच्चों के शरीर में है ना 21वां जोड़ा नामक जो 21वां जो जोड़ा क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। 21वां जोड़ा जो गुणसूत्र होते हैं, इसमें से है ना यहाँ जो होता है एक और सिंड्रोम ऐड हो जाता है, चाहे एक्स हो या वाई हो है ना, एक और गुणसूत्र हो जाते हैं। इसके बच्चे मंदबुद्धि होते हैं ना, जिसमें इसको ट्राइसोमी नाम से भी जाना जाता है। और ट्राइसोमी जो होता है ना, यानी डाउन सिंड्रोम जो होता है, इससे बच्चे जो होते हैं, नवजात शिशु जो होते हैं, इसमें है ना बुद्धि का विकास लेट से होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, टर्नर सिंड्रोम में होता है ना। आंसर करें आप लोग। टर्नर सिंड्रोम में होता है 45 गुणसूत्र होते हैं, या 46 गुणसूत्र होते हैं, 47 गुणसूत्र होते हैं, या 44 गुणसूत्र होते हैं है ना। टर्नर सिंड्रोम ये सभी क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर हैं। डिसऑर्डर मतलब होता है बीमारियां है ना। सिंड्रोम मतलब होता है कई बीमारियों को एक साथ देखे जाने की घटना क्या कहलाती है? सिंड्रोम कहलाती है। आप लोग 12th में पढ़े होंगे हेल्थ एंड डिजीज में। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर है ना? टर्नर सिंड्रोम में होता है 45 गुणसूत्र होते हैं, या 46 गुणसूत्र होते हैं, या 47 होते हैं, या 44 होते हैं? क्या होना चाहिए इसका आंसर है ना? इसका आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें क्या होता है? एक सिंड्रोम की कमी हो जाती है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होती है? एक सिंड्रोम की कमी हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है ना। आप लोग को आंसर देना है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है। क्या यह घेगा है, या पोलोग्राह होता है, या रक्तलप्ता होता है, या क्वासियोकर होता है ना। इसका आंसर करें आप लोग है ना। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है? घेंगा, या पोलोग्राह, या रक्तलप्ता, या क्वासियोकर? इसका क्या होना चाहिए आंसर है ना?
प्रोटीन की कमी से जो होता है, दो प्रमुख याद रखिएगा आप लोग, है ना। एक तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसका होता है एक मरम्मस नामक बीमारी होती है जो प्रोटीन की कमी से होती है ना। तो बात करें घेंघा की, है ना, ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो यह जो होती है आयोडीन की कमी से होता है पोलाग्रा, है ना। यह विटामिन की कमी से होती है, यानी विटामिन B3, है ना, विटामिन B3 की कमी से होता है पोलाग्रा, विटामिन B3 की कमी से होता है पोलाग्रा नामक बीमारी, है ना। रक्तलपता या विटामिन B12 की कमी से होता है, याद रखिएगा आप लोग, रक्तलपता, है ना, किसकी कमी से होती है, तो विटामिन B12 की कमी से होती है। और क्वाशियोकार जो है यह प्रोटीन की कमी से होने वाला बीमारी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मरम्मस किसकी कमी से होने वाला रोग है? अभी ही तुरंत बताए हैं आप लोगों को, याद कीजिए। मरम्मस किसकी कमी से होने वाला रोग है? क्या यह विटामिन की कमी से होने वाला रोग है, या प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, या आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, या एमिनो अम्ल की कमी से होने वाला रोग है? क्या होना चाहिए इसका आंसर, है ना। मरम्मस किसकी कमी से होने वाला रोग है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका आंसर जो होगा वह है प्रोटीन की कमी से, है ना। अभी तुरंत बताए हैं, मरम्मस किसकी कमी से होने वाला रोग है? प्रोटीन की कमी से। अगला जो प्रश्न है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का मुख्य लक्षण है ना, इनमें से बताना है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कौन सी घटना होती है? क्या एक्स एक्स के साथ वाई एक्स्ट्रा में जुट जाता है? क्या एक्स एक्स के साथ एक वाई घट जाता है? क्या एक्स एक्स के साथ एक्स माइनस हो जाता है? क्या एक्स एक्स के साथ एक्स वाई प्लस हो जाता है? क्या होता है इसका, है ना। तो इसका राइट आंसर की बात करें, है ना, क्या होना चाहिए, सॉरी फ्रेंड्स, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, है ना। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का जो मुख्य लक्षण है, एक्स एक्स के साथ, है ना, एक्स्ट्रा में एक्स वाई हो जाता है। यानी कि इसमें एक्स एक्स तो पहले से था, लेकिन यह वाई के साथ अक्सर होता है, क्योंकि एक्स एक्स तो वाई ही होता है ना। तो एक्स एक्स के साथ वाई जुट जाता है, यानी कि यहाँ ट्रिपल सिंड्रोम हो गया, जबकि जोड़े में कितना होना चाहिए, दो ही सिंड्रोम होना चाहिए। तो यह एक्स एक्स के साथ वाई भी जुड़ जाता है, तो इस कारण से क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होती है। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ट्रिपल सिंड्रोम यानी ट्रिपल एक्स सिंड्रोम में होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है ना। आप लोग को उत्तर देना है, ट्रिपल एक्स सिंड्रोम में होता है ना, ट्रिपल एक्स सिंड्रोम में होता है। क्या होता है? एक्स वाई के साथ एक्स जुटता है, या एक्स वाई के साथ वाई जुटता है, या एक्स एक्स के साथ वाई प्लस जुट जाता है, या एक्स एक्स के साथ एक्स प्लस एक एक्स्ट्रा में आ जाता है। तो क्या होता है ट्रिपल एक्स? ट्रिपल एक्स मतलब होता है 3x। ट्रिपल एक्स मतलब क्या होता है? 3x। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह डी, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि है ना यह जो है ट्रिपल एक्स है, यानी कि यह किस में लक्षण देखा जाएगा पता है? यह बॉयज में देखा जाएगा, क्योंकि एक्स एक्स जो होता है बॉय होता है, उसमें से एक्स्ट्रा एक्स जुट गया है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, धन्यवाद।